सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और रेणु का नमस्कार। रेणु जी, देखिए अभी जो कोरोना काल चल रहा है इसमें डॉक्टर का क्या महत्व है, वैसे तो हम पहले से जानते हैं लेकिन इस दौरान हमें और भी जो है उनकी महत्ता पता चली है। बिल्कुल, कि डॉक्टर हमारे लिए सीधे हाँ, हमारा सरोकार उनसे पड़ा और जिस तरह से समर्पण भाव से वो काम कर रहे हैं वाकई काबिले तारीफ है। बिल्कुल, और कल ही हमने डॉक्टर्स डे भी मनाया और इसका भी मकसद यही था कि भाई डॉक्टर को बहुत धन्यवाद कहा जाए कि वो जो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जब भी हमें कोई तकलीफ होती है सबसे पहले हमें डॉक्टर की ही याद आती है, हम उन्हीं के पास जाते हैं ना। बिल्कुल। तो उनको धन्यवाद देने का दिन था वो। और वैसे हर दिन ही अगर हम सोचें तो ऐसे लोगों को धन्यवाद कहना चाहिए, शुभकामनाएं भी उन्हें देनी चाहिए कि भाई आपका जीवन एकदम खुशियों से परिपूर्ण है, जैसे हमारे जीवन में वो खुशियां लाते हैं। हाँ। और जिस समर्पित भाव से समर्पण का भाव है और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, कर्तव्य के प्रति उनकी जो निष्ठा है वो यूं ही बनी रहे, ये सारी हम कामनाएं उनके लिए कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो तो कितने समर्पण से काम करते हैं, लेकिन जब हम पेशेंट बनकर एक मरीज के तौर पर उनके पास जाते हैं तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां वहां पर बन जाती है ना। कुछ मतलब बहुत ज्यादा है। जैसे कि पहली बात तो अगर आप पहली बार गए हैं या किसी डॉक्टर से पहली बार मिल रहे हैं तो जो भी आपकी समस्या है उसको ठीक से बताएं पहले। बल्कि हमें तो लगता है मंजू यही कहना चाहिए कि उसकी तैयारी कर लें। हाँ। अगर जरूरत पड़े तो रिहर्सल करके जाएं क्योंकि उनका समय बहुत सीमित है और बहुत मूल्यवान भी है ना। क्योंकि बाकी भी आपके जो साथ में और भी जो मरीज हैं वो इंतजार कर रहे होते हैं। तो आप ऐसा रखें कि आपका जो कम्युनिकेशन है, जो भी आप संवाद करें वो बिल्कुल स्पष्ट हो, उनको सारी बात समझ में आ जाए। और जो भी समस्या है उसको बहुत ठीक तरह से कहें और इतना भी ठीक तरह से ना कहें कि बहुत ज्यादा समय लग जाए, है ना। हाँ, छोटा और सटीक हो। मतलब जितनी सारगर्भित बातें हैं उन्हें आप इकट्ठा कर लें और सोच के जाएं कि भाई जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमें ये इस तकलीफ की वजह से हमें क्या क्या और समस्याएं आ रही है या क्या वजह है इसकी, ये पूरी बातें हम उन्हें बता दें। और वैसे डॉक्टर भी बहुत सारे सवाल पेशेंट से करते हैं और कई बार वो पूछते हैं कि भाई आपको ये तकलीफ कब से है। तो अक्सर जो है होता ये है कि पेशेंट झूठ बोल देते, नहीं अभी बस कल की बात है, कल से शुरू है। जबकि बात ये होती है कि वो कई दिनों से वो तकलीफ चली आ रही होती है ना। और इसके अलावा और भी जैसे कोई सवाल करते भाई आप खान पान में कैसा खा, तो हमेशा लोग यही कहते अरे बिल्कुल सादा खाना खाते, दाल चावल खाते हैं। नहीं हम तो ठीक ठाक खाते हैं। हाँ। ऐसा कुछ नहीं खाया, अब ये ऐसा कुछ नहीं क्या है। हाँ, ये उनकी परिभाषा है। ये उनकी परिभाषा है कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं खाया है। लेकिन अगर हम एक डॉक्टर के तौर पर देखें तो पता चलता है कि जब गहराई से पूछने पर बात ये सामने आती कि भाई रोज बाहर वो कचौरी समोसे तला गला ये वो इस तरह की उटपटांग चीजें वो खाए जा रहे हैं और उसकी वजह से तबीयत बिगड़ रही है। बिल्कुल। कुछ और भी सवाल होते हैं, है ना। जैसे कि ये भी पूछते हैं कि जैसे ये वाली जो बात हुई कि इसके साथ साथ आपने कोई दवा तो नहीं ली थी। हाँ। तो उनको लगता है कि ऐसा तो नहीं कि मेरी चोरी पकड़ी गई। हाँ। ऐसा हमने कुछ गलत कर लिया। तो आप पहले से ये न समझें कि आपने गलत किया है। आपने जो भी दवा ली है उसको बता दें। और अच्छा अक्सर ये भी होता है कि एलोपैथिक डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो हम सोचते हैं आयुर्वेदिक दवा या कुछ होम्योपैथी न बताएं, छुपा जाए। हाँ। तो भाई आप सारी दवाएं जो भी आप ले रहे हैं या घरेलू नुस्खे भी आपने अपनाए हैं तो वो उसे विस्तार से बता दीजिए कि डॉक्टर साहब ऐसा हमें लगा था और हमें लगा कि ये ठीक होगा तो हमने ये कर लिया। हाँ। है ना? और लंबे समय तक आप अपने आप से इलाज मत करते रहिए। हाँ। क्योंकि अब जैसे छोटी मोटी बात होती है, सर्दी खांसी जुकाम होता है तो हम जाहिर सी बात है छोटा मोटा जो घर का काढ़ा बना के पीना या कोई छोटी मोटी कोई दवा जो हमने पहले ली थी तो हम सोचते चलो उससे ठीक हो जाता है या हम भाप लेते हैं उससे ठीक हो जाता है। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर समस्या गंभीर है तो आप बहुत लंबे समय तक अपना खुद का इलाज करने की बजाय पहले डॉक्टर के पास जाएं। और अगर आपने किया है अपने आप से कोई इलाज तो डॉक्टर को बताएं कि मैं ये दवाई खा चुका हूँ लेकिन ये दवाइयां मुझे असर नहीं कर रही है। बिल्कुल। और समस्या गंभीर की बात जो मंजू आप कह रही है ना कि समस्या भले ही गंभीर न लग रही हो, जैसे बहुत छोटी सी चीज है कि हमें कफ बहुत आ रहा है या पतले दस्त हो रहे हैं बहुत दिनों से या हल्का हल्का बुखार लग रहा है, समस्या बहुत गंभीर नहीं लगती है, हमें लगता है ठीक चल रहा है चल जाएगा या कहीं भी कोई दर्द हल्का सा है। लेकिन अगर ज्यादा दिन हो गया है, दिक्कत नहीं है, तकलीफ नहीं है,
तो भी आप डॉक्टर के पास चले जाएं। ये ना सोचें कि हमारे काम में जब बिल्कुल अड़ंगा पड़ जाएगा या काम रुक जाएगा तभी जाएंगे, हाँ, है ना? और होता क्या है रेणु जी, जब इस तरह की बातें हम डॉक्टर से छुपाते हैं तो डॉक्टर सही डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, उन्हें ये बिल्कुल। पता नहीं चलता है कि भाई ये वास्तविकता में तकलीफ क्या है, और उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ इलाज और होना चाहिए और हो सकता है, ऐसा हो बिल्कुल। सकता है। इसलिए बात ये है कि हमें डॉक्टर से अपनी वास्तविकता को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। छुपाने की जो बात है वो तो हम अभी इस पे एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बताएंगे, लेकिन छुपाने की बात पे एक बात और है कि आज हम किटी पार्टी भी लेकर आए हैं, वो भी हम बहनों से नहीं छुपाएंगे, वो बता देते हैं कि किटी पार्टी हाँ। झलकी हम सुनवाएंगे, और वहीं हम एक सफल महिला के बिल्कुल, बारे में सफल भी महिला बताएंगे। सारा कश्यप के बारे में हम बताएंगे। लेकिन किटी पार्टी की जहां तक बात है ना रेणु जी, किटी पार्टी का भी मजा तभी आता है जब बिल्कुल हम स्वस्थ हों, आनंद से हों, तब किटी पार्टी का मजा आता है। तो इसलिए सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बातें करते हैं, जब आपका स्वास्थ्य ठीक होगा एकदम तो फिर किटी पार्टी। बिल्कुल। लेकिन जो हम बात कर रहे थे मंजू, हमने कहा कि एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये हम सब सखियां जानती हैं बहुत अच्छी तरह से कि कहते हैं ना कि आधा मर्ज हमारा वहीं ठीक हो जाता है जब उसका सही कारण पता चल जाए, हाँ। या बीमारी क्या है ये पता चल जाए। हाँ। तो डायग्नोसिस की जो बात है, यानी बीमारी क्या है, दरअसल सच में हम किस रोग से ग्रसित हैं या समस्या कहाँ पर है। ऐसा तो नहीं कि पेट दर्द है तो कहीं लिवर में समस्या है कि पैनक्रियाज में है या कहाँ पर है। हाँ। तो ये सारी चीजों को समझना जो है वो वही बात है जो कह रहे हैं ना कि छुपाना नहीं चाहिए। तो जब तक हम सारी चीजें नहीं बताएंगे, ये डॉक्टर नहीं समझ पाएंगे कि समस्या कहाँ है, तो आधा इलाज तो आपका वहीं हो जाता है जब आपका डायग्नोसिस सही होता है। हाँ। तो इसके लिए जरूरी है कि आप खुलकर बताएं, और वैसे भी कहते हैं ना कि डॉक्टर और वकील से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं छुपाना चाहिए। और अगर आप छुपा भी लेते हैं तो भी आपका चेहरा सब कुछ बता देता है और डॉक्टर को पता ही चल जाता है कि भाई क्या बात क्या है ना? क्या है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन क्या छुपा रहा है। लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज तो कितना गहरा, लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज तो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज तो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। लोग तो दिल को खुश रखने को क्या क्या ढोंग रचाते हैं, भेष बदल कर इस दुनिया में बहरूपे बन जाते हैं, लोग तो दिल को खुश रखने को क्या क्या ढोंग रचाते हैं, भेष बदल कर इस दुनिया में बहरूपे बन जाते हैं, मन दर्पण में मुखड़ा देखो उतरा रंग सुनहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज तो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। अपना हमको और बनाओ हमने तो पहचान लिया, सागर से भी गहरे निकले हमने तुमको जान लिया, अपना हमको और बनाओ हमने तो पहचान लिया, सागर से भी गहरे निकले हमने तुमको जान लिया, जिसके मन में चोर छुपा हो सामने कब वो ठहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज तो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, लाख छुपाओ
हाँ, तो देखिए हम डॉक्टर से कितना भी छुपाने की कोशिश करें, लेकिन हमारे चेहरे पर वो भाव आ ही जाते हैं कि तकलीफ क्या है, कितनी गहरी है और कितनी लंबी है ना? तो आप बिल्कुल ना छुपाएं। और वैसे भी जब सामने वाला हम सिंपल सी जो साधारण सी बातचीत होती है और जिससे मिलते जुलते रहते हैं, वो तक पहचान जाते हैं। कितना भी हाँ। गहरा राज हो, ये छुप नहीं पाता है। ये बात तो बिल्कुल हाँ, सच है। बिल्कुल नहीं छुप पाता है, तो और छुपाने की कोशिश करें भी ना। सच में वो व्यक्तित्व के लोग बहुत अच्छे माने जाते हैं जिनका कि चेहरा बिल्कुल साफ होता है, यानी कि दिल बहुत साफ होता है, चेहरे पर सारी चीजें सामने आ जाती हैं। हाँ। दुख हो सुख हो सब में वो स्पष्ट दिखाई दे जाता है। हाँ। ऐसा नहीं कि आपके मन में कुछ है और चेहरे पर कुछ और है। हाँ, और ये तो मर्ज की बात है, लेकिन अगर प्यार की भी बात हो तो क्यों छुपाएं? क्यों छुपाएं? उसे भी और तो व्यक्त करें, जरूरी है बिल्कुल ये व्यक्त भी। करना चाहिए। और यहीं पर मंजू एक बात और होती है कि सखियों की बात हो या हमारे अपने मित्रों की बात हो, दोस्तों की बात हो, जिसके में जो खूबी होती है, जो कुशलता होती है, जो कौशल होता है, या जो व्यक्तित्व का कुछ खास अंदाज होता है, वो कितना भी अंदर रखा जाए वो आ ही जाता है। कहते हैं ना कि रोशनी जो होती है 7 दरवाजे के अंदर से भी आ ही जाती है। हाँ, है ना? और महिलाओं ने इस बात को अभी कुछ सालों में बहुत अच्छी तरह से इस बात को साबित किया है बिल्कुल। कि पहले कई सारे प्रतिबंध होते थे और कई सारे ऐसे फील्ड होते थे जहां पर सोचते थे कि नहीं, महिलाओं के लिए ये उचित नहीं है या नहीं जाना चाहिए, इस तरह की बातें होती थी। लेकिन जब महिलाओं ने उस क्षेत्र में पहला कदम रखा तो इतने जोशो खरोश के साथ रखा और इतनी सफलता की ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ कि ये पता चला कि नहीं, जो हमारी सोच थी वो गलत थी। और हम कितने दिन तक इन सारी चीजों से महरूम थे। हाँ। समाज भी इन सब चीजों को देखने के लिए वंचित था। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी सखियां ही इससे वंचित थी। हाँ, समाज में भी ऐसे लोग नहीं आ सके, समाज को भी वो आईना नहीं देख पाया कि जो उसको सच में दिखना चाहिए था। बिल्कुल। और ऐसे ही आज हम बात जो करने जा रहे हैं सारा कश्यप की, जो कि चंडीगढ़ की हैं। और मोटरसाइकिल से किस तरह से उन्होंने क्या क्या चीजें नाप ली और कैसे इतिहास रच दिया, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। सारा कश्यप की हम बात करते हैं सफल महिला के अंतर्गत। सारा कश्यप जो है जब लगभग 16 वर्ष की थी, चंडीगढ़ की वो रहने वाली, और तब उनकी जो लंबाई है वो बहुत कम है, 5 फीट और 1 इंच है बस। ये उनकी लंबाई है। बिल्कुल। और उनके भाई ने एक बार उनसे ऐसे ही कह दिया कि भाई मोटरसाइकिल चलाना ये तुम लड़कियों के बस की बात नहीं है। बस लग गई बात। हाँ, बिल्कुल। इस बात को उन्होंने एक चैलेंज के तौर पर लिया और उसी भाई से उन्होंने मोटरसाइकिल चलाना सीखा। तो चलाना तो वो सीख गई, लेकिन उसके बाद उसे संभालने में उन्हें बड़ी दिक्कत आ रही जाहिर है, क्योंकि मोटरसाइकिल आप सब जानते हैं और हम सब जानते हैं कि बहुत भारी होती है। और हाँ। जब आपकी लंबाई कम हो, ऊंचाई कम हो, तो दिक्कत तो होती है। हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि मतलब जब चलाती थी तो कभी गिर जाती थी, कभी मोटरसाइकिल गिर जाती थी, कभी वो खुद गिर जाती थी, तो आसपास के लोग जो है हंसते थे उनके ऊपर और मजाक बनाते थे कि भाई लड़कियों क्या जरूरत है मोटरसाइकिल चलाने की, कोई हल्की फुल्की कोई स्कूटी वगैरह ये चलाइए, इस तरह की। और वैसे भी हंसना तो बहुत आसान है ना किसी के ऊपर। हाँ, बिल्कुल, हंसना बहुत आसान है, लेकिन दूसरों को हंसाना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो उन्होंने पहले तो उन्हें थोड़ा दुख हुआ, लेकिन इस बात को लेकर वो अपने पिताजी के पास गई और पिताजी से कहा कि भाई लोग इस तरह की बातें करते हैं, हंसते हैं मेरे ऊपर। तो पिताजी ने उन्हें एक बहुत ज्ञान की बात कही। पिताजी ने कहा कि बेटा, अगर हम जब कोई काम करते हैं वो हमारी नजरों में अगर ठीक है तो वो काम ठीक है, आप दूसरों की परवाह मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप मोटरसाइकिल चलाने से आपको खुशी मिल रही है या ये जो काम है ये आप कर सकती, करने लायक है, तो बस इस बात से संतुष्टि कीजिए। इस बात को उन्होंने गांठ बांध लिया, यानी कि हम अपना हौसला बनाए रखें। और इस बात को उन्होंने समझा कि अगर हमारे सामने कोई चुनौती है तो हमें हौसला बनाए रखना चाहिए। वैसे भी कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। तो जो गिरेगा वही तो उठेगा, और उठने के लिए आपको गिरना भी जरूरी है और गिरने के बाद फिर उठना ज्यादा जरूरी है। हाँ, और गिरेगा भी वही जो वहां चलेगा। बिल्कुल। अगर चलना ही शुरू नहीं करेंगे या दौड़ना ही शुरू नहीं करेंगे तो गिरने का प्रश्न ही नहीं होगा। आप मंजिल तो अपनी तय कीजिए, फिर देखिए। हाँ, तो इस तरह से उन्हें उनकी पिताजी की बात से बड़ा हौसला मिला। उसके बाद वो MBA करने के लिए इंग्लैंड चली गई। वहां जब वो अकेली रही तो जाहिर सी बात है ना रेणु जी की, जब लड़कियां कहीं अकेली जाकर के रहती तो बहुत सारी दिक्कतों का या बहुत सारी बातों का उन्हें सामना करना पड़ता है, जो कि बहुत कभी कभी बहुत सकारात्मक होती हैं, बहुत सारी नकारात्मक होती हैं, और शायद वो जिंदगी के लिए बहुत सबक भी मिल जाता है उसमें। हाँ, में तो वहां जाकर के वो थोड़ी स्ट्रांग हो गई। जब इस तरह की विपत्तियों का उन्हें सामना करना पड़ा, अकेले रह करके बहुत सारी चुनौतियां जब सामने आई, तो उसकी वजह
से क्या हो गया कि उनको एक हौसला मिला कि हाँ ठीक है, ये सब परिस्थितियां चलता आती रहता है है। जाती है, इनका हमें सामना करना है और इसी के साथ जीना है। खैर जैसे तैसे उनकी पढ़ाई खत्म हुई, उसके बाद वहां रहते हुए उनके दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना बाइक रेस में हिस्सा लिया हिस्सा जाए। लिया जाए। हाँ, तो पहले तो उनकी इस बात से थोड़ा लोगों को ऐसा लगा कि ये क्या बात, बाइक रेस करना, और वो भी जो बाइक रेस की वो बात कर रही थी वो थी रेड डे हिमालय, इस रैली की वो बात कर रही थी। वो जो और कि बहुत मुश्किल है, हम सब हाँ, समझते हैं कि इस तरह दुनिया से की हाँ दूसरे नंबर की टफेस्ट रैली है ये, रैली सबसे है, क्योंकि पहाड़ी की ऊंचाई नीचाइयों पर किस तरह से जी मोटरसाइकिल को चलाना, जो कि समतल भूमि पर भी चलाने समय जैसे कि हो रहा है ना कि ऊंचाई कम है, तो हाँ जाहिर है कि उठाना मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में इतनी ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे चलाना। हाँ। और ये जो रैली है ये बहुत ऊंचाई, जैसे कि मनाली, द्रास, कारगिल जी जैसी ऊंची जगह है ना, वहां पर ही ये रैली होती है। और प्रथम जो रैली है जो सबसे टफेस्ट है, सबसे मुश्किल है, वो है डकार, और सेकंड नंबर की ये है रेड हिमालय, ये रैली है। तो जब इन्होंने पहले तो इसमें भाग लिया तो लोगों ने मना कर दिया कि भाई कोई महिला तो इसमें भाग भी नहीं लेती है। तो लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मैं भाग लूंगी। अब आप हाँ, मना नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल। अगर इस तरीके का कोई उसमें मनाही नहीं थी तो आप नहीं कर सकते। हाँ, तो उसमें 147 पार्टिसिपेंट थे, 147 लोगों ने उसमें भाग लिया और केवल 40 लोग ही उसको पूर्ण कर पाए। और हाँ, उसमें भी ये नंबर 1 थी, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, और इसमें खास बात जो है कि शुरू के ही 50 किलोमीटर के समय ही इनकी जिस तरह से इनके ऊपर मोटरसाइकिल गिरी हाँ, और इन्हें लगा कि इनकी कॉलर बोन टूट चुकी है। अब आप हाँ, सोचिए कि जिस समय शुरुआत में ही आपका जैसे कहते हैं ना हौसला पस्त हो जाए, या हाँ, पस्त तो नहीं किया उन्होंने, ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ी सी भी कुछ बाधा आती है तो किस तरह से हम हताश होते हैं। हाँ। तो मतलब अगर किसी के भी साथ अगर ऐसा होगा तो सबसे पहले वो हताश या निराश होगा, बिल्कुल। लेकिन इन्होंने अपने हौसले को बनाए रखा और डॉक्टर ने कहा कि बस आप अब बस कर दीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है ये, इस इंजरी के साथ में आपको आगे बढ़ना। लेकिन वो नहीं मानी, उन्होंने कहा कि मुझे कोई स्ट्रांग वाला आप पेन किलर दे दीजिए, मैं इसको खत्म करूंगी, उसके बाद ही अपना दूसरा आगे का क्या इलाज बात है, करवाऊंगी। क्या बात और है। देखिए इनका वजन था उस समय केवल 51 किलो, और 180 किलो की बाइक जो है वो इन्होंने इतनी उबड़ खाबड़ जगहों पर चलाई, और उस रेस को न केवल इन्होंने कंप्लीट किया बल्कि उसमें विजेता भी रही वो। विजेता रही, ये सच में इतिहास बन गया ना अपने हाँ, आप में। तो वो पहली महिला है, या फिर ये कह सकते हैं कि अभी तक की केवल वो एक ही महिला है जिन्होंने 2015 में इस रैली में भाग लिया था और इसको इसमें जीता भी। हाँ, इसको जीता। तो देखिए मन के जीते जीत है, मन के हारे मन के हारे, इस हारे। बात को इन्होंने पूरी तरह से सिद्ध करके साबित कर दिखाया कि चाहे लोग कुछ भी कहें कि लंबाई कम है, वजन कम है और आप कमजोर हैं, इस तरह से भारी जो गाड़ियां हैं वो नहीं मोटरसाइकिल आप नहीं चला सकती, सकती। लेकिन इन सब चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने इस रेस को जीता। तो ये बात क्या साबित करती है? क्या साबित करती है, देखिए ना, फिर वही वाली बात होती है कि जहाँ हौसला है वहाँ सब कुछ है। और इतिहास ऐसे ही नहीं बनते हैं, कुछ हाँ, ऐसे ही लोग आते हैं जो कुछ खास हौसले लेकर आते हैं, वही इतिहास रच देते हैं हाँ, ना, बिल्कुल। तारीख बन जाती है ये सारी चीजें। हाँ, और महिलाओं के बारे में जो एक धारणा, आम धारणा बनी हुई है, उसको भी इस तरह की जो महिलाएं जब आगे बढ़ती है तो उन धारणाओं को भी वो खत्म करती हुई चली बिल्कुल जाती है ना। बिल्कुल। और जो लोगों के हंसने की बात है, वो फिर उनको लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की। हाँ, और हमें लगता है कि फिर जब कभी ऐसा दोबारा उनके सामने कोई बच्चा पड़ेगा या कोई बिटिया पड़ेगी, तो उसको बिल्कुल भी मतलब उनको एक बार तो सोचना पड़ेगा कि इस पर हंसे या नहीं हंसे। हाँ, और जब कोई भी लड़कियां जब इस तरह का कोई काम करने के लिए आगे बढ़ती है ना, तो सबसे पहले घर के लोगों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो कम से कम घर के लोग तो इस बारे में साथ दें तो ज्यादा अच्छा होगा। ज्यादा अच्छा होगा। और क्योंकि शुरुआत घर से होती है, अच्छी या खराब चीज की, तो घर वाले जो करते हैं वो बहुत गहरी छाप भी छोड़ता है हमारे ऊपर, उसका असर बहुत गहरा होता है। अगल बगल या जो रास्ते चलते लोग कुछ बोलते हैं, उसका बहुत क्षणिक सा असर होता है हमारे ऊपर। हाँ, तो उनका असर होता है, लेकिन जो क्षणिक सा आसपास के कहने वालों का असर है, उस पर भी हम बाद में आज चर्चा जरूर करेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं, इस पर हम जरूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम संगीत का असर क्या होता है ये देख लेते हैं।
ये गीत हमने सुन लिया, अब ये यात्रा पता नहीं बाइक पर हुई है या या ट्रेन से हुई है, ये हमें नहीं पता, लेकिन हाँ इसमें भी बहुत सारी यात्राएं, बहुत बम्बई सारी से पुणे यात्राएं तक। हैं, ठीक है, लेकिन जो बिंदिया है और चूड़ी और कंगना ये सब पहन के अब तो किटी पार्टी में चलने का समय हो गया है। हाँ हो गया है तो चलिए सुनवाते हैं ये झलकी। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं झलकी किटी पार्टी। इसकी लेखिका और निर्देशिका साधना भारद्वाज। तो आइए सुनते हैं झलकी किटी पार्टी। अरे भाई कुसुम गई कहाँ? हाँ पता नहीं, अपने घर बुला रखा, चाय तक नहीं पिलाई। पुनः बड़ी सुंदर लग रही हो तुम, ये तुम पे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्या होने वाला है। वेरी मच। अरे मिसेस गुप्ता, आज आप इतने उदास क्यों बैठी हैं? मिसेस खन्ना, सुना है आज किटी पार्टी में किसी खास विषय पर कुछ फैसला करना है। हाँ भाई मिसेस गुप्ता, इसीलिए तो आज किटी निकालने का प्रोग्राम तक पोस्टपोन कर दिया है। हाँ भाई, मुझे भी मिसेस मेहरा ने रात फोन पर बताया था, पर किटी के बिना कुछ मजा नहीं आएगा। क्यों मिसेस गुप्ता, इस बार तो किटी आपको मिलनी थी ना? हाँ। तभी मैं सोच रही थी कि आज मिसेस गुप्ता का चेहरा उतरा हुआ क्यों है। अरे क्यों जले पर नमक छिड़कती हो? मेरा तो शॉपिंग का सारा प्रोग्राम ही चौपट हो गया। कितनी सुंदर साड़ी पसंद कर रखी थी मैंने कनॉट प्लेस में। अगली किटी मिलने तक तो वो बिक भी जाएगी। अरे भाई कुछ भी कहो, अपनी विमला जी की साड़ियों का सिलेक्शन बड़ी जोरदार है। अरे सिलेक्शन तो अपनी कुसुम की भी फैंटास्टिक है। उसकी तो साड़ियाँ, ज्वेलरी और सैंडल तक मैचिंग होते हैं। अरे ये कुसुम गई कहाँ? अरे खाने पीने का इंतजाम कर रही होगी। हाँ, देखें आज कुसुम अपने घर पर कौन सी स्पेशल डिश खिलाती है। देखा विमला जी को तो केवल 2 ही चीजों की चिंता रहती है, एक तो किटी किसे मिल रही है, दूसरा खाने को कौन सी डिश मिल रही है। चलो हटो, तुम्हें डिश की पड़ी है। यहाँ इतनी देर हो गई, आशा जी नहीं आई अब तक। बस आती होंगी। अरे कर रही होंगी इंतजार मिस्टर मेहरा की वापसी का, कि कब वो कार छोड़े और कब वो यहाँ आ सके। अरे लगता है मिसेस आशा मेहरा आ गई है। अरे हाँ, देखो तो कुसुम उन्हें ही लेकर आ रही है। हाय कितनी स्मार्ट लग रही है पिंक साड़ी में। कुसुम? हाँ। अरे नहीं, उसने तो कुछ ज्यादा ही हैवी साड़ी पहन रखी है। हाँ, आशा जी जरूर ग्रेसफुल लग रही हैं। अरे चलो, उम्र के साथ ही ग्रेसफुलनेस बढ़ती है। हाँ। आशा जी नमस्कार। बहुत ग्रेसफुल लग रही है। साइलेंस प्लीज। अब हम सब यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए अब काम की बात की जाए। आपको बताया ही जा चुका है कि आज की किटी पार्टी में हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बातचीत करेंगे। सस्पेंस, ग्रेट सस्पेंस। कल से यही सस्पेंस बना है कि ये गंभीर विषय है क्या? अरे बताती हूँ भाई, बताती हूँ। वो हम कामकाजी महिलाओं के हस्बैंड्स घर के कामकाज में बिल्कुल हेल्प नहीं करते। ये तो है। उनसे हेल्प कैसे ली जाए कि हमें थोड़ी सी राहत मिले, आज इसी विषय पर बातचीत करके हल भी निकालना है। बहुत अच्छा। और आज की इस गंभीर डिस्कशन का शुभारंभ करेंगी मिसेस आशा मेहरा। आइए आशा जी, बहनों, मुझे आज आपने इस मीटिंग को आरंभ करने का जो अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद दूं। मेरे पास शब्द ही नहीं। अपने हस्बैंड के सामने तो खूब पटर पटर बोलती है। क्यों मिसेस मेहरा, क्या डिक्शनरी के सारे शब्द जो रटे थे भूल गई आप? देखिए मिसेस गुप्ता, अभी तो बातचीत शुरू नहीं हुई कि आपने टोका टाकी शुरू कर दी। याद नहीं आपको? नो कमेंट। आई एम सॉरी, क्या करूं, आदत से मजबूर जो। हाँ तो आशा जी, आप क्या पटर पटर आई मीन कह रही थी? जी मैं कह रही थी, मैं क्या कह रही थी? अरे मेरा कागज कहाँ गया? हमें अपने अपने पति को घर के काम काज में मदद करने के लिए कहना चाहिए। आप कहाँ पहुँच गई?
बात तो धन्यवाद के लिए शब्दों की हो रही थी। हाँ, लगता है भाषण का पेज बदल गया है। क्या कहती हो कांता? क्या मैं भाषण लिख कर लाई हूँ? और नहीं तो क्या, ये इतने सारे कागज क्या है भला? अरे मिसेस गुप्ता, ये आप क्या छुपा रही हैं? अरे मिसेस गुप्ता, क्या है आपके पास में? हाँ, जो औरों से छिपाया जा रहा है, हमें भी तो दिखाइए। अरे मैं भला क्या छुपाऊंगी? मैं कोई चोर हूँ जो किसी की चीज छुपाऊं? मुझे किस चीज की कमी है भला? अरे तो फिर दिखाती क्यों नहीं? वो तो आशा जी की स्पीच का पहला ही पेज खिसकाया था जरा, कि देखे वो कैसे घबराती है और क्या बोलती है। चुप है। देखो भाई, अभी मीटिंग शुरू नहीं हुई और आपने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अरे आशा जी नाराज ना होइए, आप तो इन सबकी नेचर अच्छी तरह जानती हैं, ये नहीं सुधरेंगी। प्लीज आप शुरू कीजिए। अरे ना, इसी के कुसुम कह रही है। हाँ, तो हम कामकाजी महिलाओं पर घर परिवार, बच्चों और दफ्तर का इतना बोझ होता है जिसे ना दफ्तर वाले समझते हैं और ना घर वाले। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अरे सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक पता ही नहीं चलता दिन कैसे बीत गया। बिस्तर में जाने पर ही पता चलता है कि कमर टेढ़ी हो गई है। कांता, तुम्हारी कमर टेढ़ी हो गई? अरे तुमने बताया तक नहीं। मैं तुम्हें एक अच्छी सी डॉक्टर का पता बताती हूँ, लेकिन अभी तो बिल्कुल सीधी बैठी हो। अब तुम जैसी की बुद्धि में ये कैसे आए कि किस शब्द का कहाँ क्या अर्थ है? तुम्हें तो केवल ये पता है कि अभी समोसा खाया है और अब बर्फी खाना है। कांता, क्या तुम्हें अपने घर खाने को कुछ नहीं मिलता जो हर समय मेरे खाने पर आके गड़ाए रहती हो? इस तरह तो हम मेन बात कर ही नहीं सकेंगी। अच्छा, तो आशा जी आप बताइए। जी हाँ, सुबह घर का सारा काम काज हम करते हैं। दफ्तर में हम पूरा टाइम बिजी रहते हैं। शाम को पति देव और हम इकट्ठे घर पहुंचते हैं। पति देव तो टाई की नॉट ढीली करके सोफे पर पसर जाते हैं और लगते हैं गर्मा गर्म चाय की फरमाइश करने। अरे भाई, इसी बात पर रोज शाम को अपने हस्बैंड से मेरा झगड़ा हो जाता था कि मैं भी थकी हूँ, मैं ही चाय क्यों बनाऊं? भाई, हमने तो तय कर रखा है कि जिस दिन बेटी मैं बनाती हूँ, शाम की चाय ये बनाते हैं, और जिस दिन ये बेटी बनाते हैं, शाम की चाय मैं बनाती हूँ। अरे कांता, तुम्हें याद कैसे रहता है कि आज शाम की चाय तुम्हें बनानी है और बातें तो तुम्हें याद नहीं रहती? सीधी सी बात है विमला, जिस शाम को ये सीधे किचन में नहीं जाते हैं, मैं समझ जाती हूँ कि आज मेरी बारी है। भाई वाह वाह भाई वाह। अरे भाई, मैंने तो इस समस्या का समाधान शादी होते ही कर लिया था। क्या कहते हैं? बस शादी होते ही कह दिया, खाना बनाना नहीं आता, नौकर रख लो। बोले जब तक नौकर नहीं मिलता खाना तो बनाना ही पड़ेगा। पर मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। अरे किसी दिन दाल जलाई, किसी दिन रोटी, और एक दिन तो हाथ ही जला लिया। बस फिर क्या था, घबरा कर घुटने टेक दिए और ले आए एक नौकर फटाफट। सभी को ऐसा ही करना चाहिए। पर अब पछताए होत क्या जब बीत गए 10 साल। अरे आप तो ऐसा कहेंगी ही, आपने तो उन्हें जोरों का गुलाम जो बना रखा है। क्या कहा? देखो कांता, तुमने मेरे हस्बैंड को गुलाम कहा मेरा? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे पति तो भगवान होता है। हाँ भाई, बिमला जी ने ये जो बात कही बिल्कुल सही है, मैं भी इससे बिल्कुल सहमत हूँ। तभी तो बेचारे भगवान जी को जी हजूरी में लगाए रखती हूँ। तो तुम क्यों जलती हो? तुम भी बना लो ना अपने अपने पतियों को गुलाम। किसने मना किया? बस अब चुप हो जाओ और सोचो कि हमें किस तरह मेरी जैसी दुखी और शोषित नारियों का उद्धार करना चाहिए और किस तरह इन पतियों की आंखें खोली जानी चाहिए। क्या उनकी आंखें बंद रहती हैं? बिमला जी, लगता है आपकी बुद्धि थोड़ी मोटी है, जो जल्दी से बात समझ नहीं आती। क्या
अभी तुमने मेरी बुद्धि को मोटी कहा और थोड़ी देर बाद मुझे मोटी कहा। अरे नहीं 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 विमला, तुम्हें ऐसा कौन कह सकता है? किसी का दिमाग खराब है क्या? ना, मेरा दिमाग खराब है। अब ये मैं क्या जानूं? देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए आशा जी, आपके होते हुए कुसुम और कांता मुझे क्या क्या कहने जा रही हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि यहाँ 15-20 मिनट में ये हाल है तो घर पर बेचारे मिस्टर गुप्ता का क्या हाल होता होगा। कुसुम और कांता के साथ पूनम तुम भी? ठीक है, नहीं आऊंगी मैं, कभी नहीं आऊंगी। तुम सब मुझसे और मेरे पति की पत्नी भक्ति से जलती हो, इसीलिए चिढ़ती रहती हो। तुम्हारे कलेजों पर सांप लौटता है हमें देखकर। जा रही हूँ, अब नहीं आऊंगी। अरे अरे अरे, अभी तो स्पेशल डिश खाने को नहीं मिली। स्पेशल डिश? अभी से कैसे चली जाओगी? थोड़ी देर और रुक जाओ ना। क्यों कुसुम जी, आज आप बड़ी खामोशी से सब सुन रही हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं? मेरे विचार आपसे मिलते ही नहीं। मैं इस बात को सही नहीं मानती कि हस्बैंड से काम करवाया जाए। भाई ऐसा क्यों भाई? क्या नौकरी और घर दोनों का ठेका केवल औरतों का ही है? और क्या, हम भी तो मर्दों के बराबर नौकरी करते हैं। बिल्कुल गलत विचार है तुम सबके। अगर नौकरी और घर नहीं संभलते तो छोड़ दो नौकरी। अरे तो सबसे पहले तुम ही करो ना शुरुआत। मुझे नौकरी छोड़ने की जरूरत ही नहीं। मेरे पति को मुझसे कोई शिकायत ही नहीं। अच्छा? वे मुझसे बहुत खुश हैं। मैं उनका हर तरह से ध्यान रखती हूँ, उनकी हर चीज, हर इच्छा पूरी करती हूँ। और देख लो, नौकरी भी कर रही हूँ। भाई हमें भी कुछ सुझाव दो कि हम क्या करें। भाई मेरा तो सब काम कायदे से और समय पर होता है। सुन लो, मेरी तो यही राय है कि तुम सब भी ऐसे करो या फिर उन्हें प्यार से अपनी मुश्किल समझा दो। बस यही तो होता नहीं। अरे हमारा दर्जा भी उनके बराबर का है आजकल, तब हमारा ही शोषण क्यों? क्यों आशा जी? आशा जी, आप भी और सब भी मेरी इस बात से तो सहमत होंगी कि परंपरा के अनुसार हर नारी का फर्ज है अपने पति की सेवा करना। ये तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और उनकी इज्जत करना, क्योंकि पति को परमेश्वर भी कहा गया है। ये लो, कलयुग में एक सावित्री की कमी थी, वो अपनी कुसुम ने पूरी कर दी। कलयुग की सावित्री। क्यों भाई? मेरी बात तो सुनो। क्यों भाई? क्या तुम अग्नि के गिरत फेरों पर खाई सभी कसमें भूल गई क्या? अरे भाई मैंने तो कोई कसम ही नहीं खाई। अरे हाँ, कैसे भाई कैसे? क्योंकि मैंने कोर्ट मैरिज की है। भाई तुम सब चाहे कुछ भी कहो या करो, पर सही वही है जो मैंने कहा है। तुम पर तो पश्चिमी सभ्यता का रंग चढ़ा है। क्या बात कर रहे हैं? हमें अपने पतियों को विश्वास में लेकर प्यार से समस्या को सुलझाना चाहिए और अपने को तनाव से मुक्त करना चाहिए। अरे कुसुम, लगता है तुम्हारे हस्बैंड आए हैं। अरे अरे मिस्टर वर्मा, आपकी ये दशा कैसे? सामान क्या है? वो जी, वो आपकी किटी पार्टी के लिए स्नैक्स और खाना लिए सीधा होटल से चला आ रहा हूँ। हमारी श्रीमती जी, आई मीन कुसुम जी ने वो आदेश दिया था ना, अब उसका पालन तो करना ही पड़ता है ना। कुसुम डार्लिंग, बाकी सामान बाहर गाड़ी में है, ले आओ। तुमने तो पार्टी से पहले आने को प्रॉमिस किया था, इतनी देर क्यों लगा दी? अरे क्या करे सत्यवान जी, अपनी सावित्री की सखियों के लिए भोजन की व्यवस्था कर क्यों कुसुम जी, कहाँ गई आपकी वो बड़ी बड़ी बातें? ये तो वही हुआ कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। कुसुम डार्लिंग, मैं प्लेटें सजा दूं? दोस्तों अभी आप सुन रहे थे झलकी किटी पार्टी। इसे लिखा और निर्देशित किया साधना भारद्वाज ने। तो रेणु जी, ये किटी पार्टी ये झलकी हमने सुनी और हमने देखा कि भाई बोलने और करने में कितना फर्क होता है। तो बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात है और जब सच्चाई सामने आती है तो फिर मुंह छिपाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाता है। तो सामान्य जिंदगी में होता रहता है ना। जिंदगी का एक हिस्सा है। और जहाँ तक पति पत्नी की बात है, जब वो एक घर में रहते हैं तो ऐसी बहुत सारी बातें होती है ना रेणु जी, कि उनका सामना करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है, उनको फेस करना पड़ता है या उन चीजों का हल निकालना पड़ता है। ये बात तो
इस दौरान जो है अगर हम थोड़ा संयम से काम लें तब तो बात ठीक है, लेकिन कई बार जहाँ विचारों का तालमेल नहीं बैठता है, विचारों में बहुत भिन्नता होती है, तो वहाँ टकराव की स्थिति आ जाती है। अब छोटे मोटे टकराव तो ठीक है भाई, चलता है घर गृहस्थी में, भाई आपने कुछ कह दिया, हमने कुछ सुन लिया, थोड़ी बात हमने अपनी कह दी, तो इस तरह से बात को अगर सुलझाया जाए तब तो ठीक बात है। हाँ, यानी कि बात यहाँ तक बस कहा सुनी तक ही रहे तो बेहतर है। हाँ। वो मतलब बातचीत ही रहे, विवाद न बन जाए, वाद विवाद तक न पहुंच जाए। जैसे क्या होता है ना कि एक बातचीत होती है, एक वाद विवाद हो जाता है, तो वाद विवाद तक बात ना पहुंचे। बस जो इसके लिए कुछ हमें लगता है मंजू, जो हम परिवार की बात कर रहे हैं ना, पति पत्नी के विवाद की बात कर रहे हैं, हाँ, तो वाद विवाद भी अगर छोटा मोटा हो जाए तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर बात अगर जब उससे आगे बढ़ जाती है ना, कि जैसे कि मतलब एक दूसरे को बहुत आप तानाकसी कर रहे हैं या फिर आरोप प्रत्यारोप लगता है, और ऐसे में क्या होता है कि ये बात इसलिए भी ज्यादा हो जाती है कि हम सिर्फ और सिर्फ गलतियां देखते हैं और कमियां ही देखते रहते हैं, तब ये बात ज्यादा विशाल रूप ले लेती है। हाँ, और कई बार तो नौबत यहाँ तक आ जाती है कि कोई एक दूसरे के ऊपर कोई चीज तक फेंकने लग जाते हैं, या फिर कोई एक दूसरे के ऊपर हाथ भी उठा देते हैं। तो इस तरह का माहौल जब घर के अंदर हो जाता है ना, तो घर गृहस्थी जो है वो तो पूरी अफेक्ट होती ही है, लेकिन इसके अलावा घर में जो बच्चे हैं ना रेणु जी, उनके ऊपर इस चीज का इतना ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में शायद माता पिता सोच भी नहीं पाते हैं। बिल्कुल, है ना? ये बात तो है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि हम बात सिर्फ इसकी नहीं कर रहे हैं कि क्यों हो जाता है विवाद। विवाद के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जाहिर है कि दो परिवार से मिलते हैं लोग और पति पत्नी जैसे, तो संभव है। लेकिन जब अगर बच्चों के बारे में हम जैसे बात करना चाह रहे हैं कि बच्चों के अगर भविष्य के बारे में, या जो उस समय वर्तमान में वो देख रहे होते हैं झगड़ा या आपसी मतभेद, उसका जो उनके मन पर गहरा असर पड़ता है, वो कभी कभी बहुत बड़ी बीमारी का भी रूप ले लेता है। और बच्चे ऐसे घबराए से रहते हैं। जो बचपना, जो हम कहते हैं ना कि बचपना जो है वो खिलता रहना चाहिए, हंसता खेलता हुआ होना चाहिए, वो पढ़ें, आजाद रहें, खूब खेलें कूदें, मस्त रहें, वो कहीं गुम हो जाता है इस परेशानी में, इस झंझावात में, और वो ऐसे हक्का बक्का देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बिल्कुल, उनका मन बहुत कोमल होता है, और जब बाल्यावस्था होती है तो कई सारे सवाल उनके मन में होते हैं, कई सारी जिज्ञासाएं उनके मन में होती है, जिनको वो जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, बातों का हल निकालना चाहते हैं, और इसके लिए सबसे अच्छे जो आदर्श उनको लगते हैं वो अपने माता पिता लगते होते हैं, क्योंकि जो भी उनके मन में जिज्ञासा होती है, छोटे छोटे सवाल होते हैं कि अब ये ऐसे क्यों है, तो नीला क्यों है आकाश, तो ये सब मम्मी पापा से ही तो पूछते हैं। लेकिन जब माहौल इस तरह का होता है तो वो इतने डरे सहमे होते हैं कि माता पिता से कुछ बात कर ही नहीं पाते, सोच भी नहीं सकते कि माँ बाप से बात करें। क्यों? कि जब माहौल इतना खराब होता है तो उनको ये डर रहता है कि कहीं ऐसा ही ये हमारे साथ भी तो नहीं करेंगे, या फिर पूछने से कहीं फिर से घर में कोई झगड़ा तो नहीं हो जाएगा, या फिर से माहौल इतना खराब तो नहीं हो जाएगा। और चूंकि उनका बाल मन होता है, वो वास्तविक स्थिति को समझ भी नहीं पाता कि आखिर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है ना? अगर वास्तविक स्थिति समझ भी जाए तो, लेकिन जो माहौल है तनावपूर्ण होता है, वो उसका असर पड़ता है। खुद हम जब बड़े हो जाते हैं मंजू, उस समय भी पड़ता ही है। ठीक है, अगर आपके घर में मान लीजिए कि हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे कि ठीक है, और भी कोई हो सकता है कि दंपत्ति रह रहे हों, चलिए आपके हो सकता है नंद नंदोई हों या बड़ी बहन जीजा जी हों, उनके में भी झगड़ा होता है, तो हम भी तो ऐसे दहशत में रहते हैं, घबराए से रहते हैं कि अब आगे पता नहीं क्या होगा। तो फिर ये जो बच्चे हैं जिनका मन बहुत कोमल है, उन्हें अगर कारण पता भी हो तो भी घबराते हैं। प्रश्न पूछना तो बहुत दूर है, जो वो खाते पीते हैं वो भी उनके शरीर में नहीं लग पाता है, पच नहीं पाता है ठीक से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे जो पाचन शक्ति है, वो पूरा शरीर जो है वो प्रभावित होता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि बाहरी तौर पर, मानसिक तौर पर ही नहीं, बल्कि सीधे सीधे फिर उसका स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो कुल मिलाकर होती हैं, वो कुछ कुछ ऐसी कभी कभी तो ग्रंथियां भी उत्पन्न हो जाती हैं, बन जाती हैं, जो कि शायद किसी वजह से, मतलब हमें लगता है कि कभी कभी तो ऐसी हो जाती हैं ग्रंथियां, जो गांठ कहते हैं बन जाना, वो किसी भी इलाज से ठीक भी नहीं हो पाती हैं। और ये शारीरिक स्वास्थ्य की बात हुई, लेकिन जब इसकी वजह से जब मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो बच्चे बहुत डरे डरे से रहने लग जाते हैं, या वो बाहर जाकर के अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद नहीं करते। जब स्कूल जाते हैं तो वहां भी वो अपनी टीचर से या अपने सहपाठी से बात नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय भी उन्हें वो डर सताता रहता है, और अपने मन की बात वो किसी से कह नहीं पाते हैं। और जब ये चिंता जो बहुत लंबे समय तक चलती रहती है तो वो एक डिप्रेशन का रूप ले लेती है, और उस समय कई बार बच्चों की काउंसलिंग भी करनी पड़ती है, तब जाकर के उन्हें थोड़ा सही रास्ते पर लाया जा सकता, हो सकता है कि लाया जा सके।
सके, लेकिन परिस्थितियां कभी कभी इससे भी ज्यादा बिगड़ जाती है। मतलब हाथ से बाहर हो जाती हैं। हाँ। और काउंसलिंग की जो बात है वो जरूरत ही क्यों पड़े, क्योंकि माता पिता जो हैं खुद उसके अपने माता पिता हैं जो कि सिर्फ अपना झगड़ा छोड़ दें तो खुद तो सुखी रहेंगे ही, हाँ। बच्चे भी ठीक रहेंगे, तो काउंसलर की क्या जरूरत है? बिल्कुल रेणु जी, मुझे तो लगता है इन परिस्थितियों में बच्चे से ज्यादा माता पिता को काउंसलिंग की हाँ, जरूरत होती वही है। हम उनकी कहना चाह रहे काउंसलिंग हैं। पहले करना बिल्कुल। चाहिए। उन्हें ये समझाया जाए कि इन छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा करने से आप अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल। घर की सुख शांति चली जाती है और घर में एक अव्यवस्था सी फैल जाती है। और बच्चा जब इन्हीं परिस्थितियों में बड़ा होता है तो वो सीखता भी वही है। वो बिल्कुल। जब बड़ा होने के बाद अपनी खुद की गृहस्थी चलाता है तो एक अच्छे नागरिक के तौर पर वो स्थापित नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं वो उसी तरह से बातें करता है जैसे उसके पिता कर रहे होते हैं। वो न चाहे, भले ही उसको वो पसंद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गुण अवगुण उसके अंदर अपने आप आता है। हाँ। स्वाभाविक रूप से आ जाता है, स्वतः आ जाता है, उसको करने की जरूरत नहीं है। लाख विरोध करे लेकिन वो भी वैसे चिड़चिड़ा सा, अगर पिता उसके बहुत तेज चिल्ला के माँ से बात कर रहे होते हैं तो लड़का है तो वो वैसे ही बात करेगा। या लड़की है, अगर वो देख रही है कि वो उसके पिता को माँ उसके दबा के बात कर रही है, यानी कि उस पर आदेशात्मक तरीके से बात कर रही है, तो वही वो भी अपने परिवार में करती हैं। हाँ। और मंजू, कहीं कहीं तो ये तक हमने देखा है कि बच्चे ये भी निर्णय कर लेते हैं कि मुझे विवाह ही नहीं करना है। हाँ। विवाह जैसे जो ये कहना चाहिए कि बड़ा सुंदर सा एक संस्कार है, उस पर से भी उनका विश्वास उठ जाता है। हाँ। क्योंकि वो एक तो वो ये सोचते हैं कि ऐसा ही गंदा माहौल हमारा अपना होगा और बाद में जो बच्चे होंगे वो हमारी तरह ऐसे ही दहशत में रहेंगे, तो वो उससे अपने आप को पलायन कर लेते हैं और अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, और बचपन की इन बातों का जो प्रभाव है ना वो बहुत अंत तक मन के ऊपर छपा हुआ रहता है, क्योंकि बिल्कुल। उन बातों को हम मिटा नहीं सकते। बाद में सीखी हुई बातों में थोड़ा बहुत अंतर बदलाव हो आ सकता जाता है। हाँ। क्योंकि आप परिपक्व हो चुके होते हैं और बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, वो शांत हो जाती हैं कहीं से पढ़कर सुनकर। लेकिन ये जो बचपन है, जो बहुत प्यारा सा बचपन होता है, कोमल सा बचपन होता है, उसमें जो चीज, वैसे भी कहते हैं ना कि मिट्टी जब कच्ची होती है उसमें जो बीज रोप देते हैं वो जड़ पकड़ लेता है, तो ये जड़ से पकड़ लेने वाली बीमारियां होती हैं, तो इनको निकालना वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है ना। और जब बड़े होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है, इन बातों का जो हल है वो इसी तरह से निकाला जाता है। जैसे कि मेरे पिताजी कैसे जब अपनी बात को मनवानी होती थी तो कितना जोर से बोलते थे, या कभी कभी गुस्से अगर में जरूरत बोलते थे, पड़ते हाँ। थे तो वो माँ को एक थप्पड़ हाथ भी भी रख उठा देते थे, देते थे, हाथ भी बिल्कुल। उठा देते थे। तो उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, इन बातों का हल केवल इसी तरीके से निकाल पाते। उन्हें ये पता ही नहीं है कि अपनी बात को शांतिपूर्वक ढंग से रखा जा सकता है, प्यार से रखा जा सकता है, या किसी बात पर थोड़ी सी अगर हम चर्चा कर लें तो उसका सुलझ आराम से, सकती है वो बात। बिल्कुल। इस बातों से वो बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं, है ना। और इस पर हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, लेकिन बात बहुत गंभीर हो गई मंजू जी, तो हमें लगता है कि एक थोड़ा गीत सा हम सुनवाते हैं। गीत सुन लेते हैं और इस पर फिर चर्चा जरूर करेंगे। दिल में जो बातें हैं आज चलो हम कह दें। दिल में जो बातें हैं आज चलो हम कह दें। कल का भरोसा क्या, आओ इसी दम कह दें। हाँ, थोड़ी हमें मोहलत दो, ऐसे कैसे हम कह दें।
मिट ना सकेगी कभी तन्हाई। ख्वाबों में तुमको हर बात कह दी, कैसे बताते हुए शर्म आई। दिल में जो बातें हैं आज चलो हम कह दें, कल का भरोसा क्या, आओ इसी दम कह दें। थोड़ी हमें मोहलत दो, ऐसे कैसे हम कह दें, पूरी ही समझ लेना, चाहे जरा तो कह दें। जामनदी तीर से लंबावली पुल तोड़ के, जामनदी तीर से लंबावली पुल तोड़ के, ए साली रे जीना जलाओ नजदीक आओ, हम चाहते हैं तुम्हें अपनाना। बढ़ने लगी है सीने की धड़कन, आगे ना आना वहीं रुक जाना। हो ना तुम पराई ना हम पराए, अपनों से कैसा भला शर्माना। मिलते ही मुझको अपने लगे तुम, तब मैंने जाना तुम्हें बेगाना। दिल में जो बातें हैं आज चलो हम कह दें, कल का भरोसा क्या, आओ इसी दम कह दें। थोड़ी हमें मोहलत दो, ऐसे कैसे हम कह दें, पूरी ही समझ लेना, चाहे जरा तो कह दें। जामनदी तीर से लंबावली पुल तोड़ के, जामनदी तीर से लंबावली देखिए रेणु जी, ऐसा होना चाहिए रिश्ता कि दिल में जो बातें हैं वो कह दें, लेकिन प्यार से कह दें, और अगर थोड़ी भी समझे तो उसे पूरी समझ लें। समझना ज्यादा जरूरी है ना? तो यही बात होती है, यही रिश्ता होता है। और प्यार का रिश्ता या पति पत्नी का रिश्ता कुछ इसी तरह का होना चाहिए, है ना? चाहिए में और होने में फर्क तो पड़ जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हम चर्चा जो करना चाह रहे हैं सखियों, आप समझ रही हैं कि ये बच्चों पर किस तरह से इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो दुष्प्रभाव तो हमें लगता है कि सभी को पता होगा, और जो खुद इस तरीके का माहौल जिनके घर में है वो भी समझते जरूर होंगे। तो हमें लगता है कि हम लोग इस पर ज्यादा और बात कर लें कि क्या करें कि ये बात आगे न बढ़े। हाँ, बिल्कुल कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए। तो बस ये कि सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें, और अगर बच्चों पर आप देख ही सकते हैं कि बच्चों के व्यवहार में जब फर्क आता है तो हमें समझ में आ ही जाता है कि बच्चों के दिमाग पर इसका असर हो रहा है। तो ऐसा काम ना करें जिससे बच्चों के ऊपर इसका असर पड़े। और अगर प्यार से रखते हैं, प्यार भरा अगर माहौल होता है ना रेणु जी, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जैसे कि अभी हम लोगों ने पहले कहा ना कि अगर कोई बोल रहा है तो उसकी बात सुन लें। कभी कभी ऐसा होता है कि विचार नहीं मिलते, तो एक बार आप पूरी बात सुन लें। अपने जो जीवन साथी हैं आपके, चाहे वो आप पति हों, आप पत्नी हों, जो भी है, पहले पूरी बात सुन लें। आप भले ही उसको 1% भी आपको नहीं ठीक लग रही है, एक बार आप पूरी सुनकर तो देखें। एक बार पूरी सुन लीजिए, फिर उसके बाद इत्मीनान से अगर जरूरत लगती है आपको तो उसके तुरंत बाद आप उन सब चीजों को बताएं स्पष्ट रूप से। नहीं तो अगर आपको लगता है कि अगर हमें तुरंत कुछ इसमें हम अगर इसको अस्वीकार कर देंगे या इसमें गलतियां बता देंगे तो झगड़ा हो जाएगा, तो उसको टाल जाइए उस समय। थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद आप कोशिश करें कि तब उसको इत्मीनान से बैठकर, हो सकता है तब तक सामने वाले का भी मन थोड़ा हल्का हो चुका होगा। क्योंकि क्या होता है कि जिस वक्त हम नाराज होते हैं या कुछ उलझन होती है तो उस समय वाकई कोई भी हो दिमाग उलझा रहता है। तो बेहतर है कि इसको 1-2 घंटे बाद, अगर जरूरत पड़ती है तो आप 1 दिन बाद उसको बैठ के आराम से समझा दीजिए, बता दीजिए, उसको स्पष्ट कर दीजिए कि नहीं ये गलत है। और एक बात और है कि इसमें बहुत ईमानदारी की जरूरत है। ऐसा नहीं सिर्फ इसलिए कि सामने वाले ने कहा है इसलिए हमें उसे काटना है। सचमुच आपको लगता है कि गलत है तभी उस बात को रखें, और जो सही है उसे रखें। कभी कभी ऐसा भी होता है मंजू कि लगता है हमें कि हम सही हैं और
अक्सर तो यही होता है, लगता नहीं है, हर बार लगता है कि हम तो सही है, हाँ। सामने वाला गलत नहीं, है। टकराव इसीलिए तो आता है कि दोनों को यही लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ या मैं सही बोल रही हूँ। अगर एक भी ये मान ले कि नहीं, ये मेरी जो ये बात है इस पे थोड़ी सी इनकी भी बात है, वो भी ठीक है, अगर हम दोनों की मिली जुली बातों को ठीक करके अगर आगे बढ़े तो इतने टकराव की शायद नौबत नहीं आएगी। बिल्कुल है ना? सही बात है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम 100% गलत भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा उसका आकलन कर लें। कभी कभी हम गलती गुस्से में या किसी और वजह से या किसी, ठीक है हम कह सकते हैं, बहुत सारे हम ले लेते हैं ना कारण कि अच्छा ठीक है कार्यालय में आज परेशान थे इसलिए हमने गुस्से में बोल दिया ऑफिस से आके। तो अगर आपको दूसरे दिन भी ये महसूस हो रहा है, भले ही आपके घर में अच्छा माहौल है, लग रहा है कि आपके पति या आपकी पत्नी भूल चुकी हैं इस बात को, फिर भी आप कहिए कि नहीं, कल हमने जो बोला था ना गुस्से में, उसके लिए मुझे खेद है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और हमने गलत किया था। फिर देखिए कितनी मिठास आ जाती है ना। और इतने छोटे से शब्द बोलने में कोई झुकने वाली बात भी नहीं है या अपमान वाली बात भी नहीं है। जब दोनों की बात आती है तो ये छोटे छोटे शब्दों का उपयोग कीजिए। सॉरी, थैंक यू, धन्यवाद, और आपने आज खाना बहुत अच्छा बनाया, थोड़ी सी तारीफ भी कीजिए, तो फिर देखिए बिल्कुल माहौल में कितना बदलाव आ जाता है रेणु जी, इन छोटी छोटी बातों की वजह से। ये कह सकते हैं कि ये भाई जादू भरे शब्द हैं ये। हाँ बिल्कुल जादू भरे शब्द हैं और वाकई कमाल का अपना असर रखते हैं। और इसके साथ साथ एक बात और है, जैसे कि अगर आपको बात ठीक नहीं लग रही है, ईमानदारी की जो बात हमने कही मंजू, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं कहीं जब आपको लगता है कि नहीं हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, उसके बाद भी कुछ गड़बड़ है, तो आप एक बार अपने कोई ऐसे मित्र से भी बैठकर बात कर लें जो बहुत स्पष्ट उसका दिमाग चलता हो, यानी कि उसको बिल्कुल क्लैरिटी होती है, जिसको कहते हैं ना दिमाग में कोई उलझन नहीं है, उसको पता है कि नहीं ये ऐसे से ऐसे करना ही ठीक है किसी भी दिशा में। और इसके अलावा इस बात को भी कंफर्म करना चाहिए कि जो वो राय हमें देंगे वो सही राय देंगे, ना कि हमारा घर तोड़ने वाली राय नहीं देंगे। नहीं, ऐसी जगह आप एक बार जरूर मिलें, एक बार कोशिश करिए कि देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि जिस एंगल से, जिस नजरिए से हम अपने आप को देख रहे हैं या अपने जीवन साथी को देख रहे हैं वो गलत तो नहीं है, तो किसी तीसरे व्यक्ति का भी सहारा आप ले सकते हैं। तो सहारा आप किसी का भी ले, घर खुशहाल रहना चाहिए। बिल्कुल। और अगर संगीत का सहारा भी मिलता है ना रेणु जी, तो मन बहुत खुशहाल हो जाता है। बिल्कुल। ठहरिए होश में आलूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। कब तलक रहिएगा यूं दूर की चाहत बनके, कब तलक रहिएगा यूं दूर की चाहत बनके, दिल में आ जाइए इकरार मोहब्बत बनके, अपनी तकदीर बना लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। मुझको इकरार मोहब्बत से हयाती है, मुझको इकरार मोहब्बत से हयाती है, बात कहते हुए गर्दन मेरी झुक जाती है, देखिए सर को झुका लूं तो चले जाएगा, देखिए सर को झुका लूं तो चले जाएगा, आपको दिल में बिठा लूं। ऐसी क्या शर्म जरा पास तो आने दीजिए, ऐसी क्या शर्म जरा पास तो आने दीजिए, रुख से बिखरी हुई
जुल्फे तो हटाने दीजिए, प्यास आँखों की बुझा लूं तो चले जाइएगा, ठहरिए होश में आलूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। देखिए ये होता है प्यार का जादू रेणु जी। जब परिस्थितियां बदल जाती है तो बात भी कुछ इस तरह की हो जाती है कि अगर कोई जाने भी लगता है तो हम ये कहते हैं नहीं भाई अभी दिल नहीं भरा, थोड़ा सा हमारे पास बैठिए, कुछ बोलिए, बतियाइए, फिर चले बिल्कुल। जाइएगा। तो होश में आने की भी बात बहुत जरूरी है, यानी कि हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आपके घर में कुछ ऐसा माहौल है जिसकी हमने चर्चा की, तो थोड़ा सा होश में आ होश में आ जाइए। जाइए। और प्यारे प्यारे बच्चे हैं हमारे, आपके हैं, अपने बच्चे हैं, घर के बच्चे हैं, और एक सुनहरा भविष्य उनका इंतजार कर रहा है, तो उनका वर्तमान हम बहुत खुशनुमा बनाएंगे, तभी हम देश को एक अच्छे नागरिक दे सकेंगे। लेकिन अब हम नहीं ठहर सकते रेणु जी, क्योंकि घड़ी हमको ये इशारा कर रही है कि बस अब इस प्रोग्राम को हमें यहीं समेटना होगा। आज इस कार्यक्रम से हम इजाजत लेते हैं। आप सभी को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।